सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, FO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, यहाँ चैनल का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र कितना है। ठीक है, आपको बताना है भारत के अंदर शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र कितना है। 136 मिलियन हेक्टेयर, 140 मिलियन हेक्टेयर, 143 मिलियन हेक्टेयर या फोर्थ नंबर है 145 मिलियन हेक्टेयर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 143 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो 3 नंबर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फल उत्पाद आदेश कब लागू हुआ था। ठीक है, आपको बताना है फल उत्पाद आदेश कब लागू हुआ था। 1987 में, 1978 में, 1959 में या 1955 में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1955 में। ठीक है, 1955 में क्या हुआ था, फल उत्पाद आदेश को लागू किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुलाब की पंखुड़ियों का नीला रंग किसके कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं वो नीला कलर जो होता है किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन के कारण, दूसरा है डेल्फिनिडीन के कारण, तीसरा है कैल्पोमीन के कारण, चौथा है पेलार्गोनिर्डन के कारण। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्फिनिडीन के कारण। ठीक है, डेल्फिनिडीन के कारण क्या होता है, गुलाब की पंखुड़ियों का रंग नीला होता है, यानी कि सेकंड वाला एकदम सही हो जाएगा। अगर पूछता कि गुलाब की पंखुड़ियों का लाल रंग किसके कारण होता है, लाल या बैगनी, ठीक है, लाल या बैगनी किसके कारण होता है, तो हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण लाल और बैगनी कलर होता है और गुलाब की पंखुड़ियों का नीला रंग किसके कारण होता है, डेल्फिनिडीन के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कौन से रोग के प्रति राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है एंथ्रेक्स, दूसरा है FMD जिसको खुरपका मुंहपका रोग कहा जाता है, तीसरा है रिएंडरपेस्ट, चौथा है लंगड़ी। ठीक है, इन चारों में से बताइए किसमें जो होता है वर्ष के अंदर 2 बार टीकाकरण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी FMD। ठीक है, FMD में 2 बार वर्ष के अंदर टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण जो होता है ये 2 रोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। एक वायरस, ठीक है, वायरस में भी टीकाकरण किया जाता है और जीवाणु जनित जितने भी रोग होते हैं उसके लिए भी क्या होता है, टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, वायरस में हो जाता है एक पशु प्लेग होता है। ठीक है, पशु प्लेग आ जाता है, एक आ जाता है FMD। ठीक है, ये 2 रोग होते हैं जो वायरस जनित होते हैं। इनका क्या होता है, इसमें वर्ष में इसको मतलब 2 वर्ष के अंदर 2 बार टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, और जीवाणु जनित जितने भी रोग होते हैं तो उसके लिए वर्ष में 1 बार ही टीकाकरण लगाया जाता है। ठीक है, वर्ष में 1 बार टीकाकरण जो लगाया जाता है जीवाणु में लगाया जाता है और वायरस में वर्ष में 2 बार टीकाकरण लगाया जाता है। जैसे प्लेग हो गया, FMD, ये वायरस डिजीज है। ठीक है, और जो बाह्य परजीवी होते हैं, परजीवी संबंधित जितने ये हो गया जैसे किलनी वगैरह हो गए, पिस्सू हो गए, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है, टीकाकरण नहीं लगाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टमाटर की बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किस्म है। ठीक है, आपको बताना है टमाटर की कौन सी ऐसी किस्म है जो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हिसार ललित, दूसरा फ्लेवर सेवर, तीसरा है यस 120, चौथा ऑप्शन है पूसा दिव्या। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर जो किस्म है ये टमाटर की बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई किस्म है। ठीक है, बात कर लेते हैं यस 120। ये यस 120 जो होती है प्रथम नीमेटोड प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, प्रथम नीमेटोड प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, प्रतिरोधी किस्म है, ये आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस 120 जो है प्रथम निमेटोड्स प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, फ्लेवर सेवर कैसी है, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई किस्म है। ठीक है, टमाटर की। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है देसी चने की बीज दर
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बताना है। ठीक है, देसी चने जो होते हैं, चने दो प्रकार के होते हैं, एक काबुली चना होता है, एक देसी चना होता है। ठीक है, आपको बताना है देसी चने की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम होती है। पहला ऑप्शन है 80 से 100 किलोग्राम, दूसरा है 100 से 120 किलोग्राम, तीसरा है 60 से 80 किलोग्राम, चौथा है 70 से 90 किलोग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है यानी 60 से 80 किलोग्राम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एकदम हमारा सही है, यानी कि देसी चने की बीज दर कितनी होती है, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, यानी कि 80 से 100 किलोग्राम। इसमें काबुली जो चना होता है, व्हाइट वाला जो चना होता है, उसकी बीज दर लगती है कितना, 80 से 100 किलोग्राम। ठीक है, 80 से 100 किलोग्राम। बात कर लेते हैं 100 से 120। 100 से 120 गेहूं का बीज दर कितना होता है, 100 से 120 किलोग्राम। ठीक है, 70 से 90 की बात कर लेते हैं। 70 से 90 सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का बीज दर कितना हो जाएगा, 70 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जन्य रोग है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा रोग ऐसा है, वायरस डिजीज रोग है। ठीक है, पहला ऑप्शन है माता, दूसरा है कॉक्सीडियोसिस, तीसरा है गलाघोटू, चौथा है जहरबाद। इन चारों में से बताइए कौन सा वायरस डिजीज रोग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, माता रोग को क्या कहते हैं, ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इसको रिएंडर पेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रिएंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, पोकनी माता भी कहते हैं। ठीक है, पोकनी माता के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है, लेकिन कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। अब बात कर लेते हैं कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस ये मुर्गियों में लगने वाला भयंकर रोग है। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा होता है ये भी आप याद रखेंगे, प्रोटोजोआ द्वारा लगता है। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा लगने वाला रोग कॉक्सीडियोसिस है, जो मुर्गियों में खतरनाक रोग है। उसके बाद बात कर लेते हैं गलघोटू और जहरबाद। ठीक है, ये किस में लगता है, गाय और भैंस में लगता है। किसके द्वारा लगता है, ये जीवाणुओं द्वारा लगता है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है गलघोटू और जहरबाद। अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पोकनी माता इसको कह सकते हैं, या रेंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मूंगफली में अधिक तेल उत्पादन के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त होती है। ठीक है, आपको बताना मूंगफली में अधिक तेल उत्पादन के लिए कौन सी किस्म सबसे अच्छी मानी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्जीनिया, तीसरा है कौशल, तीसरा है ज्योति, दूसरा था कौशल, चौथा है विक्रम। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या था, मूंगफली की वैरायटी बताना है जिसके अंदर तेल उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्योति, यानी कि 3 नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, टिक्का रोग संवेदनशील किस्म है। ठीक है, ये टिक्का रोग जो मूंगफली में सबसे खतरनाक रोग लगता है, टिक्का रोग संवेदनशील किस्म है। ठीक है, संवेदनशील किस्म है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, ज्योति में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वाधिक लाल रंग वाली मिर्च की किस्म बताना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लाल रंग वाली मिर्च की किस्म है उसको बताना है। पंजाब लाल है, अरका अबीर है, या दोनों ए बी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मिर्च होती है किसके कारण लाल होता है। ठीक है, कैप्सेथीन। ठीक है, कैप्सेथीन के कारण क्या होता है, पिगमेंट है, इसके कारण क्या होता है, मिर्च का लाल रंग होता है। ठीक है, और मिर्च का तीखापन कैप्सेसीन के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। तो सर्वाधिक लाल रंग वाली किस्म जो इसमें हो जाएगी, यानी कि पंजाब लाल भी है और अरका अबीर, यानी कि दोनों है। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ए और बी दोनों है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों किस्में कैसी हैं, लाल रंग वाली किस्में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सोमेटिक सक्रियकरण से बायो तकनीकी द्वारा विकसित संकर की प्रथम किस्म। ठीक है, विकसित सरसों की प्रथम किस्म बताना है। ठीक है, जो सोमेटिक सक्रियकरण से बायो तकनीकी द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पूसा जय किसान, दूसरा है किसान, तीसरा है पूसा चरी, चौथा है यम 13। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पूसा जय किसान। पूसा जय किसान किस प्रकार की किस्म है, यानी कि सोमेटिक सक्रियकरण से बायो तकनीकी द्वारा विकसित की गई प्रथम संकर किस्म है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है भाई, जल्दी से बताओ। इसका दूसरा नाम है बायो 902। ठीक है, इसको बायो 902 के नाम से भी जाना जाता है पूसा जय किसान को। अब बात कर लेते हैं किसान। किसान किसकी किस्म है, किसान जो किस्म है मक्का की किस्म है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पूसा चरी किसकी किस्म है,
प्रमुख किस्म है? तो ये ज्वार की प्रमुख किस्म है, ठीक है, पूसा चरी। और यम-13 किसकी प्रमुख किस्म है? तो ये हो जाएगी मूंगफली, ठीक है, मूंगफली की प्रमुख किस्म हो जाएगी यम-13, ठीक है। ये आप चारों ऑप्शन याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पशुओं में एस्केरिस और फीता कृमि किसका उदाहरण है? आपको बताना है अंतः परजीवी का है, बाह्य परजीवी का है, पर परजीवी का या सह परजीवी का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ कर इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं एस्केरिस है, फिर फीता कृमि, ये दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किसका ये उदाहरण है, अंतः परजीवी है कि बाह्य परजीवी है, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंतः परजीवी, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं वाह्य परजीवी में। वाह्य परजीवी में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे जू हो गया, ठीक है, जू हो गया, पिस्सू हो गया, ठीक है, और माइट्स हो गए, ठीक है, माइट्स हो गए। ये सब कौन से हो जाएंगे? ये बाह्य परजीवी हो जाएंगे, जो क्या करते हैं शरीर के बाहरी त्वचा पर ये रहते हैं, ठीक है, जो कि पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी ए वाला अंतः परजीवी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं चैनल का नाम लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया कौन सी फसल के दानों से बनती है, ठीक है। आपको बताना है, बीकानेरी भुजिया सब लोग खाए होंगे, तो आपको बताना है कौन सी फसल के दानों से तैयार किया जाता है, इसको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मोठ है, दूसरा मूंग है, तीसरा उड़द है, चौथा है चना, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोठ द्वारा बीकानेरी भुजिया को तैयार किया जाता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोठ के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कुकुरबिट्स में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कुकुरबिट्स में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा किस सब्जी में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है कद्दू में, दूसरा है खीरा, तीसरा करेला, चौथा है तरबूज के अंदर। इन चारों में से बताइए किसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कद्दू के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो विटामिन इसके अंदर पाई जाती है ए, ठीक है। कद्दू के अंदर विटामिन ए सर्वाधिक पाई जाती है, खीरा के अंदर कोई विटामिन वगैरह नहीं होती है। बात कर लेते हैं करेला। करेले के अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा करेले। करेले के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। बात कर लेते हैं तरबूज। तरबूज के अंदर लोहा यानी कि आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आयरन की मात्रा तरबूज के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है एस्प्रिन और कुनेन, ठीक है, ये दो दवा का नाम है, एस्प्रिन और कुनेन है, ठीक है। स्तंभक है या उत्तेजक है या रेचक है या ज्वर रोधी है, ठीक है, या बुखार में काम आती है। ये बताना है किसमें उपयोगी है, ठीक है। चारों में से बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्वर रोधी है, ठीक है। ये एस्प्रिन और कुनेन क्या करते हैं? बुखार में इस दवा को दिया जाता है। ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को कम करने में सहायता होती है, ठीक है, तापमान को कम करती हैं। तो तापमान को कम करने में ये सहायक होती हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं स्तंभक। स्तंभक मतलब रक्त प्रवाह को रोकना, ठीक है, रक्त प्रवाह को रोकने में ये सहायक होती हैं, ठीक है, रोकना। उसके बाद उत्तेजक क्या होती हैं? उत्तेजक यानी कि उत्तेजना पैदा करना, ठीक है। उत्तेजक औषधियाँ वो होती हैं जो उत्तेजना पैदा करती हैं। उसके बाद रेचक यानी कि दस्त लाने में ये औषधियाँ काम में लेते हैं, ठीक है, दस्त लाने में ये इन औषधियों को काम में लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्तंभक औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे टीचर, आयोडीन, अफीम है, कत्था है, ठीक है। इन सब औषधियों को स्तंभक के रूप में काम में लिया जाता है, जो कि रक्त प्रवाह को रोकना यानी कि ब्लड वगैरह कहीं से रिसाव हो रहा है, बह रहा है, ठीक है, चोट वोट लगने पे तो हम टीचर, आयोडीन और अफीम और कत्था का इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तेजक की बात करें तो उत्तेजक में वे औषधियाँ आती हैं जो उत्तेजना पैदा करती हैं, जैसे अल्कोहल आ गया, ठीक है, कपूर हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है, ये उत्तेजक औषधियाँ होती हैं। उसके बाद बात करते हैं रेचक की। रेचक यानी कि दस्त लाने में कौन कौन से होते हैं? अरंडी का तेल, ठीक है, अरंडी का तेल हो जाएगा, मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, ये सब रेचक औषधियाँ हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ज्वर रोधी। ज्वर रोधी में यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्प्रिन और कुनिन का प्रयोग
किया जाता है, ठीक है, जो कि इसमें टेम्परेचर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर की नाशपाती के आकार के फल वाली किस्म कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो टमाटर की एक वैरायटी है जो नाशपाती के आकार के फल लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको वैरायटी को पहचानना है कि कौन सी वैरायटी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्लेवर सेवर, दूसरा है पूसा रूबी, तीसरा पंजाब छुआड़ा, चौथा है अर्का विकास। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पंजाब छुआड़ा। पंजाब छुआड़ा की जो वैरायटी है टमाटर की, ये नाशपाती के आकार के फल देने वाली किस्म होती है, ठीक है। इस प्रकार के इसके फल लगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 नंबर पंजाब छुआरा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। चलिए बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी ऐसी दलहन की फसल है जिसका प्रयोग हम दाल के रूप में, ठीक है, चारे के रूप में और हरी खाद के रूप में किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है इन दलहनी फसलों में से कौन सी ऐसी दलहनी फसल है जिसका प्रयोग हम दाल के रूप में भी कर सकते हैं, चारे के रूप में भी कर सकते हैं, हरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है मूंग है, दूसरा है उड़द है, तीसरा लोबिया है, चौथा है यानी कि मटर है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लोबिया। लोबिया को क्या कहते हैं, चौला भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोबिया की क्रॉप है, इस प्रकार की लोबिया होती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम दाल के रूप में, चारा के रूप में, हरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लोबिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री पूछ रहा है कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है गिरिराज सिंह, दूसरा है नरेंद्र सिंह तोमर, तीसरा है पुरुषोत्तम रुपाला, चौथा है लालचंद्र कटारिया। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। बी ऑप्शन यानी कि सेकंड वाला एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भारत के क्या है, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री है। अब बात करते हैं पुरुषोत्तम रुपाला, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। तो ये केंद्रीय पशुपालन मंत्री है, ठीक है। केंद्रीय क्या है, केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं, ठीक है, पशुपालन मंत्री हैं। बात करते हैं तो लालचंद कटारिया की, ठीक है। लालचंद कटारिया जो कि राजस्थान के क्या है, कृषि मंत्री, राजस्थान के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री, ठीक है। ये दोनों हैं राजस्थान के लालचंद कटारिया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि TSS किससे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है, अगर इस यंत्र को आप पहचान रहे हैं तो बता ले जाएंगे कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ किससे ज्ञात किया जाता है, ठीक, यानी कि TSS किससे ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोलोमीटर, दूसरा है रिफ्रैक्टोमीटर, तीसरा है जेलीमीटर यानी कि उपयुक्त सभी, चौथा है उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ये जो यंत्र है यानी कि ये कौन सा है, रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है। रिफ्रैक्टोमीटर से क्या करते हैं, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं। ये इस पे ब्रिक्स मीटर में इसकी रीडिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलोमीटर। सोलोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, सोलोमीटर से नमक की सांद्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है। नमक की सांद्रता ज्ञात करते हैं, ठीक है, सेलोमीटर से। अब जेल मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, पैक्टीन परीक्षण ज्ञात करते हैं, ठीक है। पैक्टीन परीक्षण ज्ञात किया जाता है किससे, जेल मीटर से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मोट की जड़िया और ज्वाला, ठीक है, दो किस्में हैं, जड़िया और ज्वाला, ये कहाँ से विकसित की गई, ठीक है। जोबनेर से, जोधपुर से, जालोर से या जबलपुर से। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है मोट की जो किस्म है जड़िया और ज्वाला ये कहाँ से विकसित की गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जोबनेर से, ठीक है, यहाँ से ये किस्म विकसित की गई। ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, ठीक है, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जड़िया और ज्वाला किस्में जोबनेर से निकाली गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्याज में तीखापन हेतु उपयुक्त है, उत्तरदायी है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है जो प्याज में तीखापन लाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है डाई एलाइल डाइसल्फाइड, दूसरा है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, तीसरा है कैटाचोल, ठीक है, क्वेरसेटीन, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आप लोग जानते हैं
एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, प्याज में तीखापन आता है। ठीक है, यानी कि सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डाई एलाइल डाइसल्फाइड किस में होता है, यानी कि लहसुन के अंदर जो गंध आती है वो डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण आती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। केटाचोल की बात कर लेते हैं, कवक प्रतिरोधी तत्व है। ठीक है, ये कैसा है, कवक प्रतिरोधी तत्व है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, प्रतिरोधी तत्व है। उसके बाद बात करते हैं क्वेरसेटिन। ठीक है, प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है, क्वेरसेटिन के कारण होता है। ठीक है, प्याज का पीला रंग, ठीक है, प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है, ये क्वेरसेटिन के कारण होता है, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा अगर प्याज का पीला रंग पूछता तो हमारा इसका 20 का आंसर सही है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, प्याज में तीखापन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में रबी मौसम में सर्वाधिक दलहनी फसल उगाई जाती है। ठीक है, आपको बताना भारत के अंदर रबी के मौसम में सर्वाधिक दलहनी फसल कौन सी उगाई जाती है। ठीक है, मसूर है, चना है, उड़द है या मूंग है। इन चारों में से बताइए कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में रबी के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी चना की, चना जो फसल है यानी कि ये रबी के मौसम में सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाली है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटेनम। ठीक है, चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइसर एरिटेनम होता है। अगर पूछ लेते हैं सभी दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा कौन सी दलहनी फसल उगाई जाती है, तो तभी भी चना ही होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और खरीफ के मौसम में अगर खरीफ सीजन की बात करें, खरीफ दलहनी में सबसे ज़्यादा कौन सी उगाई जाती है, तो खरीफ दलहन फसल में तो अरहर आ जाता है। ठीक है, अरहर खरीफ सीजन में दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है अरहर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ रबी में आप याद रखेंगे चना और खरीफ में अरहर। ठीक है, अगर सभी की बात करें सभी दलहनों में सबसे ज़्यादा किस में उगाया जाता है, तो ये हो जाएगा चना, तभी भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, नहीं पूछ रहा है। तो आपको बताना है जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ई, तीसरा सी या उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले आप बता दें विटामिन जो दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील होती है, एक वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, जो जल में घुलनशील होती है वो विटामिन होती है बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, ये होती है जल में घुलनशील। और वसा में कौन सी होती है, कीड़ा से आप याद रखेंगे, के ई, डी और ई, ए। ठीक है, ये चार विटामिन ऐसी हैं जो क्या होती है, वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं बी और सी, बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील है। और ई कैसी है, वसा में घुलनशील है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकेंड वाला। ठीक है, यानी कि विटामिन ई, ये जल में घुलनशील नहीं है, ये विटामिन ई वसा में घुलनशील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पशुओं को कभी भी खाली पेट केवल फलीदार या हरे चारे न खिलाएं। ठीक है, इससे होने वाला भय रहता है। ठीक है, इससे होने वाला भय बताना है या कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है। तो बीमार हो जाते हैं पशु, अफरा हो जाता है, फिड़किया हो जाता है या गला घोटू हो जाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पशुओं को हरा चारा खाली पेट नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अफरा हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, अफरा हो जाता है, ये सेकंड वाला, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर अफरा हो भी गया तो पशुओं को अफरा यानी कि गैस को निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ट्रोकाल कैन्यूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, पशु के जो पेट के अंदर गैस जो भरी होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे उसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, यहाँ चैनल का नाम देख सकते हैं, इस चैनल पर जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है उन पर आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। भिंडी की कांटे रहित किस्म है। ठीक है, आपको बताना है भिंडी की कांटे रहित किस्म कौन सी है। ठीक है, तो पूसा सावनी है, पूसा मखमली है, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार और हरभजन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कांटे रहित किस्म है। ठीक है, भिंडी की आपको बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा सावनी। पूसा सावनी कैसी है, भिंडी की कांटे रहित किस्म है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जड़ों के निर्माण में सहायक पोषक तत्व। ठीक है, आपको बताना है जड़ों के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बोरान है, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस, चौथा पोटास। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं बोरान से। बोरान किस में सहायक होता है? परागण में सहायक होता है। ठीक है, परागण में सहायक होता है कौन सा पोषक तत्व? तो बोरान। ठीक है, और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। पौधे की ऊपरी जो वृद्धि होती है ग्रोथ के लिए या पौधे की वृद्धि के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पौधे की ऊपरी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उसमें ये सहायक होता है। उसके बाद फास्फोरस की बात कर लेते हैं। फास्फोरस क्या होता है? जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 3 नंबर फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? जड़ों के निर्माण में सहायक पोषक तत्व माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं पोटास की। ठीक है, पोटास कैसा होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद जल संतुलन को भी बनाए रखता है। ठीक है, ये पोटास का काम होता है। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हुआ। ये अपने आज के 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, आज के इन 25 क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आज के इन सभी क्वेश्चनों के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।